बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद किदवई साहब आज प्रोग्राम में आए हुए हैं। राहुल महाजन साहब रोज की तरीके से हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। समीर चौगांवकर साहब हैं। ब्रेक से पहले हमने जरा आपको बताया कि मार्केट क्या देख रहा है आगे आने वाले 4 तारीख को लेकर के। मार्केट प्रेडिक्शन तो नहीं करता है, लेकिन मार्केट ये बताता है कि हम चाहते क्या हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो मार्केट बाय एंड लार्ज ये है कि अगर मोदी गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो मार्केट को लगता है कि ट्रेंड एक कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, पॉलिसी जो चल रही है वो चलती रहेंगी, तो मार्केट स्टेबल रहेगी, मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर कुछ खलबली मचती है, खिचड़ी सरकार आ जाती है या त्रिशंकु लोकसभा हो जाती है, उसको मार्केट हो सकता है कुछ वक्त के लिए थोड़ा अच्छे से न ले। बहरहाल अब आइए जरा फिर हम नेताओं की हम बात करते हैं। एक चरण का चुनाव बाकी है 57 सीटों का, लेकिन इसमें भी सभी नेताओं ने पूरा दमखम अपना लगाया हुआ है। आज देखिए राहुल गांधी रैली जो है वो कर रहे हैं लुधियाना में, पटियाला में। नरेंद्र मोदी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में 4 चुनावी सभाएं उनकी लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर 4 जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी हिमाचल के कुल्लू में हैं। अखिलेश यादव रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर में कर रहे हैं। डिम्पल यादव का रोड शो कुशीनगर में होगा। तेजस्वी यादव की 3 सभाएं लगी हुई हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह साहब की आज 5 सभाएं लगी हुई हैं। तो अभी इस तपती गर्मी में भी सारे नेता जो हैं लेकिन कसर कहीं कोई छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो कुछ अब एक चरण के चुनाव से पहले के कुछ दावे और आपको सुना देते हैं। मोदी क्या कह रहे हैं, ममता क्या कह रही हैं, योगी क्या दावा कर रहे हैं, सुने। आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे। देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। চ্যালেঞ্জ হবে। আমি তো বারবার বলেছি, আপনি কি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখন? নিজে কোশ্চেন লিখে দেয়, নিজে উত্তর লিখে দেয় আর ছবিটা পাশে বসিয়ে দেয়। এটা চলছে আজকে। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক। বলুন কোথায় করবেন? গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে আর কতটা দেশকে চেনেন আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। বলছে আমি খানে খায়েগা भी नहीं खाने दूंगा ना, কি সব আগে বলেছিল। আর এখন জিজ্ঞেস করুন সব खा लिया, देश भी बेच दिया। बोले खाते खाते इतना खाया कि अब देश को भी बेच दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेच दिया, इंसान को भी बेच दिया, सबको बेच दिया है। इसी के लिए हम लोग की क्या चाहते हैं? আমরা কি চাই? মোদি যাক, শান্তি থাক, মোদি যাক, দেশ থাক, মোদি যাক, সংবিধান থাক, মোদি যাক, ছাত্র যৌবন এগিয়ে যাক। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये देश को एक स्लोगन दिया। तो मोदी जी कह रहे हैं राजनीतिक भूचाल आ जाएगा 4 तारीख को। एक ऐसे भूचाल की प्रेडिक्शन एक बार राहुल गांधी भी कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के अंदर भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं। सारे इंटरव्यू फिक्स थे प्रधानमंत्री के, निजी सवाल निजी जवाब, मतलब क्वेश्चन बता दिया, जवाब लिख के दे दिया प्रधानमंत्री ने। वो चैलेंज कर रही है, आओ सबके सामने इंटरव्यू करो, गुजराती में बोलना है तो गुजराती में बोलो, सबको खोल के पूछने दो जो पूछना है। हालांकि ये दावा गलत है उनका। किसी को? हाँ, ममता जी इंटरव्यू किसी को दिया? सर नेशनल मीडिया में तो मैंने नहीं देखा कहीं। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो दे ही नहीं सकती हैं। अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पर वो हो सकता है कि वो माइक फेंकना तो छोड़िए, वो पानी फेंक करके पत्रकार पे चल देंगी। जो ममता बनर्जी की राजनीति है, आप उसमें वो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने उनकी बराबरी की जाए तो एक तो है कि राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरी ममता बनर्जी भी कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों में अंतर एक ही है। और इंटरव्यू तो राहुल जी ने भी नहीं दिया। नहीं, हाँ, मैंने भी गंभीर सवाल है। राहुल जी, असल बात, जब से एक पत्रकार ने उनकी पूरी राजनीति एक्सपोज कर दिया तो बहुत बड़े
मैंने एक बड़े संस्थान के मालिक हैं, आपके चैनल पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब से उनको एक्सपोज किया तब से राहुल गांधी जी का एक इमेज जो देश की जनता के बीच में बना, वो सोशल मीडिया पे, मैं बता रहा हूँ, उसने राहुल गांधी के पूरे जो राजनीतिक कॉन्फिडेंस था उसको खत्म कर दिया है। 19 में तो इंटरव्यू दिए थे सर उन्होंने, नहीं राहुल दिए गांधी थे, ने, इस बार आज नहीं दे रहे क्यों हैं, नहीं पता दे रहे क्यों। हैं? हाँ? आज क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग पत्रकार तो लालायित हैं, आज वो कह दें तो आप तो दौड़े हुए भागते हुए चले जाएंगे। आप ही नहीं, कई पत्रकार भागते हुए चले जाएंगे, कम से कम कुछ नहीं तो उनके अपने दरबारी पत्रकार को तो दे देते हैं। उनके कई दरबारी एंकर हैं, उनके कई जो यूट्यूबर जो हैं बड़े, उनके बड़े चलिए, मैं अब इस टर्म में तो बिलीव नहीं करता सर, लेकिन यह है कि हाँ, मतलब ये बात अजीब है, प्रधानमंत्री ने जितने इंटरव्यू दिए इस बार, उन्होंने भी इससे पहले कभी नहीं दिए थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, शायद एक आधा उन्होंने शायद किसी यूट्यूबर को ही दिया है मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं, लेकिन चर्चा में आया था। ये राजेश साहब, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट, नहीं कुछ और लग रहा है आपको इस चुनाव में? ये देखिए, ऑड कहना तो एक, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, एक हम अपनी एक निजी राय का इजहार कर सकते हैं। दरअसल राजनेता जो है सौरभ, वो बड़ा संभला हुआ और सुलझा हुआ होता है, उसको मीडिया का प्रयोग करना आता है। अब हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इस बार आप देखिए कि 19 के मुकाबले में 3 या 4 गुना उन्होंने, जो जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं या उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, मीडिया नेटवर्क्स हैं टेलीविजन के, उनको इंटरव्यू दिया है, जो पहले 19 में हमें नहीं नजर आया था और बीच के पीरियड में भी नहीं नजर आया था। उस इंटरव्यू देने के लिए उनका एक पर्पज़ है। मुझे लगता है कि जैसा हमें लगता है कि चुनाव 24 का चुनाव थोड़ा कठिन है, थोड़ा फंसा हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, बुल बेयर, पता नहीं क्या होगा, तो उसमें वो जो ये परंपरागत मीडिया के जो सोर्स हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो संवाद या जो बातें वो कहते हैं, उनकी पूरा जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप और दुनिया भर का उसको उसका प्रचार प्रसार करता है। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी अलग है। राहुल गांधी को कहीं लगता है, अब इसके ऊपर ये विवादास्पद बात है, उन्हें लगता है कि वो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दर्जनों इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी एक प्रत्याशी थे रायबरेली में, वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिए, वानियाड में इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, भारत जोड़ो फेज 2 के बाद भी और उसके बाद भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। अब आप मुकाबला करेंगे कि साहब इंटरव्यू देना बेहतर है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहतर है, ये सब चर्चा की बात है। मैं अपने को मीडिया कर्मी के में ये दोनों चीज़ें स्वागत योग्य है, ये कर्टसी की चीज़ें होती है। कोई कर रहा है बहुत अच्छा है, नहीं कर रहा है उस पर भी हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो ये तमाम राजनीतिक दल, ममता बनर्जी बंगाल की लीडर है, बंगाल में उन्होंने 20 इंटरव्यू दिए, आनंद बाजार को दिया है, बहुत सारे वहाँ पर लोकल चैनल्स को लोगों से बातचीत करती है। और ममता जो है बहुत अपने इस काम में मीडिया रिलेशन में निपुण है। तो हर आदमी ठीक है, चले नाक पकड़ने वाली बात है। ऐसे ये बताएं, मोदी कह रहे हैं कि राजनीतिक भूचाल आएगा 4 तारीख को। उन्होंने बंगाल के लिए प्रेडिक्शन ये किया है कि हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बंगाल होगी, बंगाल हम स्वीप करेंगे, एक तरफा होगा बंगाल का। इससे पहले मेरे मित्र बोले, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं ये बोलूँ कि जब 1998 का चुनाव था तो कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, केसरी जी चुनाव का रिजल्ट, तो उन्होंने कहा परिणाम चौंका देने वाले होंगे, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, अटल जी चौंकाने वाले हो गए। तो अगले दिन मैं फिर गया, मैंने कहा केसरी जी आपने क्या कहा? कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा था। तो ये जो भूचाल की बात होती है, ये भी कट्स बोथ वेज। राहुल, समीर जी, देखिए, मुझे भूचाल कहाँ, भूचाल किस लिए, किस वजह से आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो देश की जनता जानती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी उपलब्ध संसाधन है या जितने भी उपलब्ध विकल्प है, उसका अपने राजनीतिक बात जनता तक पहुंचाने के लिए कैसा बेहतर इस्तेमाल किया सकता है, प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं। और यही कारण रहा कि उन्होंने सभी चैनलों को या जब तक अपने इंटरव्यू का इस्तेमाल किया। उसके पहले देखिए, उन्होंने फेमस जो गेमर्स से उनसे बात की थी, 7-8 गेमर्स जो उनका बड़ा यूट्यूब पर बड़ा देखा जाता है, उनके साथ चर्चा की थी। तो प्रधानमंत्री सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, दूसरे जितने माध्यम से थे, नहीं, राशि जी ने कहा अनिश्चितता है, इसीलिए उनको मीडिया की इतनी जरूरत पड़ रही है। देखिए, मुझे भूचाल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भूचाल नहीं आएगा, मुझे लग रहा है विपक्ष के लिए भूचाल आने वाला है। कि जो विपक्ष मानकर चल रहा है कि इस बार परिणाम जो चमत्कारिक होने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि 2019 से भी बुरा प्रदर्शन विपक्ष का हो सकता है इस बार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से जमीन से जो सच्चाई वो फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 335 सीटों की तरफ पहुंचती हुई दिख रही है। 335 6 फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी 335 सीटों की तरफ बढ़ती दिख रही है। और यही आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फेज के चुनाव के बाद जो बोला है, ये 6 फेज के बाद जो उनको फीडबैक मिला है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राहुल गांधी का वो बयान मैंने कल ही उन्होंने दोबारा बोला ना कि वो खटाखट
बेरोजगारों को पैसा मिलेगा और नौकरी मिलेगी, महिलाओं को 8,500 रुपया मिलेगा और मोदी गुड बाय टाटा हो गया। ये खटाखट जो है वो जो है हिमाचल में काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं? ये खटाखट कहीं और काहे नहीं लागू कर रहे हैं जहाँ उनकी सत्ता है और सरकार है? उनको भी पता है कि ये कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, न उस स्थिति में आने वाले हैं कि कर सकते हैं। एक बात जो राशि जी ने कहा है उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं लगभग चुनाव की संध्या पर दिए हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसका उन्होंने उपयोग किया है। हर चुनाव के फेज से पहले वो 10-12 इंटरव्यू दे रहे हैं और वो चुनाव के एक दिन ठीक पहले होगा या 1-2 दिन पहले, यानी कि जिसमें प्रचार नहीं करना होता, आप जिसे कह रहे हैं, उस दिन भी वो पूरे मीडिया जिस संस्थान को देते हैं वो कम से कम दिन भर वो घुमाते रहता है। एक बार आपको दिया तो आप पूरा दिन भर घुमाएंगे, 2 दिन तो आप घुमाएंगे। दूसरे चैनल को दिया तो 2 दिन वो घुमाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया तो 2 दिन वो आप छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस पूरे चुनाव को मोदीमय कर दिया है। आप इसे माने या ना माने, ये बहुत लोगों को कष्ट भी होगा कि प्रधानमंत्री ने मोदी का परिवार क्यों कहा, बीजेपी का परिवार क्यों नहीं कहा। तो लोग मोदी को वोट करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट करते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और पिछली दफा तो मैं जब घूम करके आया था, मैं बिहार घूम करके आया था, तो मैं आपको ये यकीन से आपको बोल रहा हूं, अब तो चुनाव खत्म हो गए, लोगों ने कहा कि नीतीश जी के अपने लोग अपना पोस्टर उतरवा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी का पोस्टर लगवाए थे, क्योंकि वोट लोग मोदी के नाम पर देता है। मेरी मेड आकर के मैंने धनुष पे मारा, तो मैंने कहा, अरे धनुष पे क्यों मारे? बोला वो मोदी का है, सिंबल है। मैंने सोचा, अरे यही हाल इस बार भी हुआ। मैं मुजफ्फरनगर के तरफ से कोई और लड़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने इस पे मारा, तो मैंने कहा किसको दिया वोट? बोला मोदी को दिया। लेकिन वो बेसिकली वो आरएलडी का सिंबल था। तो मैं जो कह रहा हूं, मोदी वाकई ये चुनाव मोदी पर है। अब जो आपने कहा ना कि मोदी जो है इंटरव्यू देते हैं चुनाव की संध्या वेला पर, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले छाए रहने के लिए सब जगह। डिस्कोर्स को वो गवर्न कर रहे हैं। सोचिए, डिस्कोर्स को वो गवर्न कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये उनके दिमाग में आता है या उनको कुछ सजेस्ट करता है। अब 7वें फेज की वोटिंग के बाद 1 तारीख को प्रचार तो हो नहीं सकता, कहां प्रचार करोगे आप जाकर के? वो फायदा भी कुछ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने 30 तारीख से, सॉरी 1 तारीख से पहले 30 तारीख से कि भाई अगले दिन वोटिंग है, वो चले जाएंगे विवेकानंद रॉक्स तमिलनाडु में, और 30 तारीख की शाम से 1 तारीख की शाम तक, पोलिंग से पहले पोलिंग खत्म होने तक वो वहां ध्यान करेंगे। होगा फिर वही, सारा मीडिया जाएगा वहीं पर, मोदी जी जहां ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान करते हुए तस्वीर आएगी तो आएगी, नहीं तो बाहर खड़ा रहेंगे। मोदी जी का ध्यान कब टूटेगा? बाहर निकलेंगे तो कुछ बोलेंगे। लेकिन उसमें भी जब आप कुछ जब बोल नहीं सकते हो, प्रचार बंद हो गया है, उसमें भी प्रचार का तरीका ढूंढ निकाला है। ये भी आर्ट है भाई। देखिए, वो फोकस कैसे अपने ऊपर रखना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण फोकस जो है उन्हीं के ऊपर रहता है। खैर, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जो वोट है सिर्फ कोई मोदी के नाम पे मिलता है। बीजेपी को अपना वोट बेहतरीन मिलता है, उसमें मोदी ऐड करता है। मोदी क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उसमें ऐड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ मोदी के अभी नाम पे किसी ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि समीक्षक ने कि मोदी बीजेपी आरएसएस दोनों से बहुत बड़े हो चुके हैं। देखिए, अपनी अपनी राय है। लोग तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा मोदी जो है वो किसी और उस पर चले गए। तो मतलब जो मतलब निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, वैसा कहा नहीं, लेकिन मतलब निकाला जा रहा है कि वो जो मानव नहीं अवतार पुरुष है, अवतार पुरुष हैं। तो ये खैर लोगों के कहने से, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मैं वही कहने जा रहा तो खैर ये अलग बात है, लेकिन ये बात सच है कि आज देश में सबसे बड़े अगर कोई आप नेता को देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सबसे पॉपुलर नेता भी वही है। और बीजेपी के लिए देखिए, किसी भी पार्टी को आगे ले जाने के लिए एक सशक्त नेता चाहिए होता है, वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी। नहीं, लेकिन मुझे तो इनकी बात ठीक ही लगी कि मोदी पर ही वोट है। मैं एक देखिए, चीज इसमें अगर जोड़ देना मोदी चाहता जी हूं। पर वोट है तो इतना सघन प्रचार क्यों? अगर मोदी के ऊपर ही वोट मिल रहा है तो इतनी ज्यादा इंटरव्यू क्यों? अगर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके, मोदी फैक्टर को लेकर के, पहली बात मैं राहुल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान मतलब राजनीतिक दल से बड़ा नहीं होता, और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो देश से बड़ा नहीं है। तो ये एक 3 जगह, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री,
सो कंट्री कम्स फर्स्ट। तो ये सारी की सारी बातें, अब प्रश्न ये भी उठता है सौरभ, और मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हो सकता है कि स्पिरिचुअलिज्म वगैरह पे उनकी बहुत गूढ़ दिलचस्पी हो, रुचि हो, या आस्था का उनका विषय है और उनको वो उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कर्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो 2 दिन अगर अपना समय ऐसे किसी काम में बिताता है जो निजी मामला है, जो आस्था का मामला है, तो उस पर देखिए कुछ ना कुछ टिप्पणी तो होगी। मेरा कहने का मतलब ये जो आप जो कह रहे हैं साइलेंट कम्युनिकेशन करने का इफेक्टिव स्टाइल है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न बार बार यही पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रश्न उठाया जाएगा कि अगर 335 है तो क्या इसकी क्या आवश्यकता? जवाब दीजिए भाई, आप सबने 325 दिए थे, उन्होंने 335। राशिद जी के सवाल का जवाब दीजिएगा, क्यों इतनी मेहनत करनी? ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और ईवीएम वाली बात जो हम एक बार पहले भी आपसे की थी, मोदी ने कहना शुरू कर दिया है 4 जून को आप सब लोगों को विपक्ष के ईवीएम का रोना रोते हुए देखेंगे। अब ईवीएम को लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां और आई हैं। क्या वाकई विपक्ष ने हार के लिए ईवीएम की भूमिका बनाना शुरू कर दिया है? इसकी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आपका शो कहानी कुर्सी की जल, लौट रहे हैं।